नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना शिक्षक पर। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 सीटेट 2020 साथ ही रीट 2020 व सभी अन्य प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पर्यावरण के साथ 14 या 15 अंक की पेडागोजी पूछी जाती है। उसके लिए टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 500 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। उसके लिए पहले आपको आंसर भी देना है, टेस्ट भी है एक प्रकार से आपका, और साथ में उसका आंसर बताया जाएगा और उसका पूरा विश्लेषण भी किया जाएगा। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। साथियों, ये जो है पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा कट हो गया है। ये पहला क्वेश्चन है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। अब सबसे मेन पॉइंट आता है क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी, यानी कि जो बच्चा औसत बच्चा होता है जो कक्षा का कार्य कर सकता है, एवरेज उससे भी कम है, तो अब उनको समान लाना है। किसके समान लाना है? अन्य बच्चों के। तो उसके लिए क्या शिक्षक क्या व्यू रचना करेगा? पहला, यहाँ पर उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। और अगला है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो 4 में से आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर का, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना है। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अगला देखिए, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। अब पहले समझ लीजिए, सहयोगात्मक अधिगम है, यानी सहयोग के रूप में सभी सीख रहे हैं। वे पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी, यानी कि जो बच्चे ज़्यादा अनुभव है उनको ज़्यादा दक्ष भी है और पुराने भी है। छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों, अब उसी के साथ जो है उम्र में छोटे भी हैं और कम कुशल है, उनका आकलन किस प्रकार से करते हैं? 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सहयोगात्मक उपागम है, इसलिए यहाँ पर समूह में द्वंद्व नहीं होगा और गहन प्रतियोगिता भी नहीं होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका सही आंसर जाएगा उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अब जो बच्चा अधिगम करता है, लर्न करता है, सीखता है, जो एक प्रक्रिया जो चलती है उसमें अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बच्चा किसी भी टॉपिक को सीख रहा है तो उसमें रुचि का विकास कौन करती है? अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन का जो है अर्थ ये हो रहा है कि बच्चा किसी भी कार्य तभी करेगा जब उसकी रुचि हो, और रुचि कहाँ से मिलेगी? अभिप्रेरणा, किसी से भी वो प्रेरित होकर वो कार्य करने में रुचि लेगा। अगला है, बच्चों में स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। अब अभिप्रेरणा की बात हो रही है। अभिप्रेरणा बच्चों की स्मृति को जो मजबूत करेगी, या फिर बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकास करती है, या फिर अगला है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है इसका आंसर? आपको पता चल चुका होगा, मुझे लग रहा है ऑलरेडी, कि इसका आंसर सही होगा, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय को स्थान को जाता है, तो यहाँ पर ये बिहार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा जीन पियाजे। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रदूषण पर सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। यानी कि पर्यावरण अध्ययन का लेक्चर चल रहा है, पर्यावरण अध्ययन की क्लास है, और उसमें प्रदूषण पर सरल प्रयोग है ना,
क्वेश्चन में जो भी पेडागोजी क्वेश्चन है उनमें जो वाक्य होते हैं और वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं ना, उनका बहुत महत्व होता है। अगर आपने उन शब्दों का अर्थ सही से निकाल के फिर किया तो आपके, मुझे लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण दिन की कक्षा में प्रदूषण पर सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, बच्चे द्वारा पूछे गए पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। अब पर्यावरण के अध्ययन की जो कक्षा है उसमें प्रदूषण पर जो है प्रयोग और निर्देशन किस लिए किए जाएंगे कि बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर ही आधारित जो है विचार विमर्श करेंगे, विचारों का, और उनका आकलन करेंगे, है ना। दूसरा है यहाँ पर, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने तो बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। अगर ऐसा कभी भी ऑप्शन में आए तो ये ऑलरेडी क्या होता है, गलत होता है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। और अगला है, उच्च कक्षाओं में किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण करने के लिए। तो यहाँ पर भैया जो है पर्यावरण की कक्षा है उसमें प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर अनुकरण वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला वो सही होगा, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने की। तो यहाँ पर देखिए बच्चा प्रयोग कर रहा है ना, तो स्वयं करके सीखेगा, ठीक है ना। अगला देखिए, किसी पाठ योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत कारक है। यानी कोई भी पाठ योजना बनाई जाती है, अब उसकी प्रभावशीलता के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा आधारभूत कारक है। यानी कि कोई भी पाठ योजना कितनी प्रभावशाली है उसका आधारभूत कारक क्या हो सकता है कि इसके द्वारा जो है पाठ योजना को एक प्रभावी पाठ योजना बनाया जा सकता है जिससे कि बच्चे सरलतम रूप से अधिगम कर सके। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, दृश्य श्रव्य सामग्री का औचित्यपूर्ण प्रयोग। अगला देखिए, शिक्षकों द्वारा प्रकरणों की सारगर्भिता स्थापित करना। अगला है, छात्रों का व्यवहार एवं कक्षा का वातावरण, या फिर अधिगम क्रियाओं में छात्रों की अहम ग्रस्तता यानी कि तल्लीनता। चार ऑप्शन है, चार में से सबसे सटीक आंसर क्या होगा। यहाँ पर लगभग कुछ एवरेज ज़्यादा ऑप्शन ऐसे जो सभी पाठ योजना की प्रभावशीलता के लिए कारक है, पर इससे सबसे अधिक कौन सा कारक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा 4 नंबर का, अधिगम क्रियाओं में छात्रों की अहम ग्रस्तता यानी कि तल्लीनता। यानी कि आपने कितनी भी अच्छी पाठ योजना बनाई है उसका प्रेजेंटेशन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का भी उपयोग किया है, बट अगर छात्रों का जो है वहाँ पर ध्यान नहीं है, वो अहम ग्रस्तता नहीं है, उस पाठ योजना के प्रति तल्लीनता नहीं रखते हैं, तो वो उसका कोई भी औचित्य नहीं निकलेगा। इसलिए पहला जो कोई भी पाठ योजना हो उसका आधारभूत कारक होगा छात्रों की रुचि होना चाहिए, छात्रों उस पाठ योजना में तल्लीन होना चाहिए। अगला यहाँ पर, व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, प्रत्येक छात्र अलग अलग परिवेश से आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है कक्षा में, सभी प्रकार के उच्च बुद्धि, मध्यम बुद्धि और मंद बुद्धि सभी प्रकार की। तो इस अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग भी होता है भाई, है ना। तो इसका क्या उपयोग है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला है, बालकों की रुचि को महत्व देना और विद्यार्थियों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। यानी कि इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर का, यानी कि सारे जो है कारण इसके व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा को शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, उसके आधार पर कक्षा में वर्गीकरण किया जा सकता है। बालकों की जो अलग अलग रुचि है, अलग अलग खेल या फिर अलग कार्य हुए उनको महत्व दिया जा सकता है, और विद्यार्थियों का जो कमजोर है, कहाँ किस पक्ष में कमजोर है वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान दिया जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है। अब सीखने का नियम किसने दिए है, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। उन्होंने जो है 3 मुख्य नियम बताए और
5 जो है गौण नियम बताए। अब यहाँ पर मुख्य नियम के बारे में पूछा गया है। अभ्यास का नियम, बहुक्रिया का नियम, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया और रटने का नियम। तो यहाँ पर मुख्य नियम की बात की जाए तो मुख्य नियम 3 ही है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम और प्रयत्न और भूल का नियम। उसके अलावा 5 गौण नियम है। अगला देखिए, सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया है। तो इसका आंसर देना है, 4 ऑप्शन है यहाँ पर, सरल से कठिन, कठिन से सरल, सरल और कठिन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सरल से कठिन। सीखने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सीखने की प्रक्रिया का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? अब सीखना क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, जीवन उपयोगी कौशलों का विकास करना है, क्षमताओं तथा कौशलों का विकास करना है। तो यहाँ पर जो है सीखने की प्रक्रिया का उद्देश्य अच्छी नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। बाकी 3 जो है वो सीखने की प्रक्रिया के उद्देश्य हैं। अगला देखिए, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो यहाँ पर गौण नियमों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रभाव का नियम ये मुख्य नियम है, उसके बाद अभ्यास का नियम भी मुख्य नियम है और प्रयत्न व भूल का नियम भी मुख्य नियम है। और गौण नियम की बात आती है तो बहुप्रतिक्रिया का नियम जो है गौण नियमों का 5 नियम है। इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिए सारे नियम को, क्योंकि एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाना है। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो, यानी पर्यावरण अध्ययन जो है अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो ऑप्शन है आपके मूलतः इसका बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए। दूसरा देख लीजिए, मूलतः इससे बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली का विकास होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन जो है अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यह बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए और साथ में ये पर्यावरण हितैषी जीवन शैली भी विकसित होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांतों में से मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पर देखिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे बेस्ट जो है सिद्धांत वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इसका है थॉर्नडाइक का। अगला देखिए, पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के एक शिक्षक क्या कर सकता है? निर्देशन के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? छात्रों द्वारा पूछे गए पारिस्थितिकी संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण कर सकता है। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने तो बच्चों को नियंत्रित करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य दे सकता है। अब क्या करना है? परिस्थिति के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए, यानी परिस्थिति पर सरल प्रयोग करना है और निर्देशन के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो प्रश्नों का विश्लेषण कर सकता है, या फिर कक्षा में अनुशासन के लिए बच्चों को नियंत्रित हेतु वो प्रोजेक्ट कार्य दे सकता है, या फिर परिस्थिति के संबंध को समझ को विकसित करने हेतु उनमें अवलोकन कौशलता अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है, या फिर उच्च कक्षाओं में किए जाने वाले छात्रों से अवगत। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पॉजिटिविटी अपने को ढूंढना है जिसमें बच्चा स्वयं करके सीख रहा हो, है ना, तो वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के 99.99 चांस है। अगला देखिए, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, यानी सीखने की सफलता का मुख्य आधार क्या हो सकता है? कोई बच्चा अगर सिखाना है उसको कुछ तो दंड व आरोप यानी दंड का प्रयोग करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा उसमें जागृत करेंगे। अगर बच्चे स्वयं में अगर लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है तो वो अधिगम जल्दी कर पाता है। अगला है अधिकारी बनने की इच्छा और पुरस्कार व प्रशंसा। वो अच्छा कार्य करेगा तो उसको पुरस्कार व प्रशंसा द्वारा उसको मोटिवेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है।
धन्यवाद दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी है। ये क्लास फर्स्ट थी, बाकी के जो क्लास आपको रेगुलर बेस पर मिलती रहेगी। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।